गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 25 मई के करंट अफेयर और इससे पहले हम लोग 23 मई के करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल संडे था, तो कल आपको वीकली करंट अफेयर में जो टॉप क्वेश्चन थे वो पढ़ाए गए थे और उनका एग्जाम सेट पीडीएफ और वीडियो तीनों आपको प्रोवाइड किया गया है। आप ऐप पे भी देख सकते हैं, वेबसाइट पे भी देख सकते हैं और यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग रिवीजन से। पहला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय इस्पात संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो यहाँ पे दिलीप उम्मिन को बनाया गया है इस्पात संघ का अध्यक्ष। इन्होंने टीवी नरेंद्रन का स्थान लिया। टीवी नरेंद्रन का कार्यकाल अगस्त में समाप्त होने वाला था, लेकिन उन्होंने कार्यकाल पूरा होने से पहले ही अपने अध्यक्ष पद से हटने की घोषणा कर दिया। अगला हमारा, किस भारतीय वाइस एडमिरल को अलेक्जेंडर डेलम्प्रिल अवार्ड 2019 से नवाजा गया है। तो इनका नाम है विनय बधवार। याद रखिएगा क्या है, विनय बधवार। और इनको यह अवार्ड दिया गया है भारतीय हाइड्रोग्राफी और हिंद महासागर के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए। अच्छा, इस समय वाइस एडमिरल कौन है? तो इस समय है अजित कुमार वाइस एडमिरल। और भारतीय नौसेना के अध्यक्ष कौन है? एडमिरल करमवीर सिंह है। ठीक, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना का नाम क्या है, जिसे 3 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है? इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, जिसको मार्च 2023 के लिए बढ़ा दिया गया है। अब बात आती है कि योजना शुरू कब हुई थी। तो ये शुरू हुई थी 2017 में। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट है हमारा कि किस राज्य ने सिडबी के साथ साझेदारी की है और प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए एक स्टार्टअप फंड लॉन्च किया है। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने एक स्टार्टअप फंड लॉन्च किया है। फिर है हमारा कि हाल ही में चर्चित शब्द हंको क्या है। तो हंको एक प्लास्टिक या फिर लकड़ी की मुहर है, जिसका प्रयोग जापान में किया जा रहा है। वहाँ पे क्या होता है कि कोई भी जैसे विवाह का पंजीकरण हो गया, वस्तु वितरण की पर्ची हो गई, ठीक, या फिर कोई भी आधिकारिक दस्तावेज हो, उनको अधिकृत करने के लिए इस मुहर का प्रयोग किया जाता है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पूरा सिस्टम डिजिटलाइज हो रहा है और इस समय कोरोना में जब हर चीज़ को डिजिटल किया जा रहा है, तो वहाँ पे इससे लोगों को खतरा है और कई लोग मांग कर रहे हैं कि इसको हटा दिया जाए। ठीक, तो इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। वर्ल्ड बैंक का नया मुख्य अर्थशास्त्री और उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये हैं कार्मेन निरनहॉट। इनको बनाया गया है वर्ल्ड बैंक का नया मुख्य अर्थशास्त्री और उपाध्यक्ष। ठीक, इनकी एक बहुत ही चर्चित बुक है दिस टाइम इज डिफरेंट एट सेंचुरीज और फाइनेंशियल फॉली। याद रखिएगा इसको। ठीक है, ये फाइनेंशियल क्राइसिस एक्सपर्ट है, ये भी याद रखिएगा, जो कि हर जगह पे देखने को मिल रहा है कोविड-19 की वजह से। अगला क्वेश्चन हमारा कि कोविड-19 की वजह से आर्थिक मंदी की चपेट में आने वाला दुनिया का पहला विकसित देश कौन सा है? तो जापान है दुनिया का पहला विकसित देश, जिसमें अगर हम लोग बात करें तो 2019 का जो फोर्थ क्वार्टर था, आपको पता है कि एक साल में कुल 4 क्वार्टर होते हैं, तिमाही को क्या बोलते हैं? क्वार्टर बोलते हैं। तो फोर्थ क्वार्टर जो था, इसमें भी इनकी जीडीपी माइनस में चल रही थी। तो टोटली इन पे कोविड-19 का इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। जब से यहाँ पे 2015 में भी रिसेशन आया और देखा जाता है कि जापान की इकोनॉमी में हमेशा उतार चढ़ाव चलता रहता है। कब से? 2008 में जब मंदी आई थी तब से। ठीक, चलिए नेक्स्ट है हमारा कि वर्ल्ड बैंक ने कोविड-19 की वजह से दुनिया में कितने लोगों के बेहद गरीब होने का अनुमान लगाया है। तो यहाँ पे वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं डेविड मॉलपास। इन्होंने 6 करोड़ लोगों को बेहद गरीब होने का अनुमान लगाया है। ठीक है, गरीब नहीं, यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? बेहद गरीब होने की। नेक्स्ट है हमारा कि मेजर जनरल कश्मीरी लाल रतन का निधन हो गया। उन्हें किस युद्ध के लिए महावीर चक्र मिला था? तो भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में। ओके, नेक्स्ट है हमारा कि वुहान डायरी डिस्पैच फ्रॉम अ क्वारंटाइन सिटी नामक बुक के लेखक कौन है? तो इसकी लेखिका हैं फॉन्ग फॉन्ग। और इसमें चीन में जो 60 डेज का लॉकडाउन हुआ था उसका वर्णन किया गया है। ठीक, इसके अलावा रिसेंट में एक और बुक आई थी फाइंडिंग फ्रीडम। ये किसने लिखा था? स्कोबी और कैरोलिन डूरन ने लिखा था। ब्रिटेन की महारानी के पोते प्रिंस हैरी और उनकी पत्नी मेगन मार्कल की जीवनी है। ठीक है, जो कि 11 अगस्त को लॉन्च होने वाली है। ठीक,
अब हम लोग शुरू करेंगे आज के क्वेश्चन का। तो देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा अल्जाइमर से है और आप सभी लोग को पता है कि अल्जाइमर क्या है, एक रोग है। ठीक, अब देखते हैं इसमें क्या है कि आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित ट्रोजन हॉर्स विधि, ट्रोजन हॉर्स एक विधि है जिससे अल्जाइमर रोग संबंधी स्मृति ह्रास को रोकने में मददगार साबित हो सकती है। अब इसको सिंपली अगर हम लोग बात करें तो देखिए, अल्जाइमर एक ऐसी बीमारी है जिसमें लोग चीज़ों को भूलने लगते हैं और अभी ये चर्चा में इसलिए आया क्योंकि आईआईटी गुवाहाटी ने यहाँ पे ट्रोजन हॉर्स नाम की एक विधि विकसित की है जिससे कि ये चीज़ें ना हो। तो मतलब अल्जाइमर के रोगियों के लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये खोज। ठीक, दूसरा हमारा कि हर साल अल्जाइमर 21 सितंबर को मनाया जाता है लोगों को इसके प्रति जागरूक करने के लिए। तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे 1 और 2 दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं और इसका डिटेल देखते हैं। अल्जाइमर चीज़ों को भूलने की, मतलब कुछ भी भूलने की एक बीमारी है जिसके लिए आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने ट्रोजन हॉर्स नाम की एक विधि विकसित किया है जिससे कि ये जो मेमोरी लॉस होता है उसको रोका जा सके। कैसे रोका जा सके देखते हैं। ये जो ट्रोजन हॉर्स विधि है इसमें ट्रोजन पेप्टाइड्स का उपयोग किया जाएगा और इसकी मदद से मस्तिष्क में न्यूरोटॉक्सिक मॉलिक्यूल के संचय को रोका जाएगा। ठीक, ट्रोजन पेप्टाइड्स का उपयोग करके एक कम वोल्टेज वाले विद्युत क्षेत्र के रूप में किया जाएगा जिससे कि मस्तिष्क में एमेलाइड फ्लेक्स के एकत्रीकरण को रोका जा सकता है। अब अल्जाइमर के बारे में आपको पता है कि यह एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाओं को नष्ट करता है जिसकी वजह से व्यक्ति क्या करता है, चीज़ों को भूलने लगता है और उसे कुछ भी याद नहीं रहता और धीरे धीरे उसकी निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाती है, स्वभाव में परिवर्तन हो जाता है। मेनली देखा जाता है तो 55 से 60 वर्ष की आयु वर्ग के जो लोग होते हैं इनमें अल्जाइमर डेमेंशिया का प्रमुख कारण है। डेमेंशिया रोग मानसिक रोगों का एक समूह होता है जिसमें क्या होता है, बौद्धिक क्षमता घट जाती है व्यक्ति की। ठीक, और यह एक विशेष प्रकार की टेंगल्स नामक प्रोटीन के निर्माण के कारण होता है। तो इस प्रोटीन को आप याद रखिएगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उम्र बढ़ने के साथ साथ इसका खतरा और बढ़ जाता है लेकिन कभी कभी दुर्लभ आनुवांशिक परिवर्तनों के कारण इसके लक्षण 30 वर्ष की आयु के लोगों में भी देखने को मिल जाते हैं। मतलब मेनली ये बीमारी 55 से 60 वर्ष के आयु लोगों में होती है लेकिन जब कुछ डिसऑर्डर हो जाता है तो यह 30 वर्ष के आयु के लोगों में भी देखने को मिल जाता है। ठीक, अल्जाइमर एक असाध्य रोग है जिसमें मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाएं मृत हो जाती है और पुनः जीवित नहीं हो सकती। अगर हम लोग भारत की बात करें तो ये अभी जो ट्रोजन हॉर्स विधि आई है ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि अमेरिका और चीन के बाद भारत में सबसे ज़्यादा लोग अल्जाइमर से पीड़ित हैं। ठीक, तो अब आपको समझ में आ गया ना कि कितना इंपॉर्टेंट है ये। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि वर्तमान में आरबीआई ने विभिन्न दरों में परिवर्तन किया है तो इसमें कौन सा कथन सही है। पहला हमारा कि आरबीआई ने रेपो रेट में 0.40 की कटौती के बाद अब रेपो रेट को 4.40% से घटा करके 4% कर दिया। ओवरऑल की बात करें अगर हम लोग तो पहले रेपो रेट कितना था, 4.40, 0.40 की कमी करने के बाद रेपो रेट कितना हो गया, 4% हो गया, 4% हो गया। ठीक है, उसके बाद रिवर्स रेपो रेट को भी घटा दिया गया है और अब ये कितना पे आ गया है, 3.35 पे आ गया है। ठीक है, और बैंक रेट कितना है, 4.6%। तो यहाँ पे ए, बी और सी तीनों हमारा सही है। जो रेट यहाँ पे मेंशन किए गए हैं यही तीनों सही है। और ये किसने अनाउंस किया, तो आरबीआई के वर्तमान गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। यहाँ पे एक बार देख लीजिए, रेपो रेट क्या है, 4% है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, 3.35% है, बैंक रेट क्या है, 4.65%। फॉरेन रिजर्व, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंडिया का फॉरेन रिजर्व कितना है, तो $487 बिलियन है इंडिया का फॉरेन रिजर्व, जो कि हाईएस्ट है अब तक का। ठीक है, काफ़ी टाइम से हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे मार्च में भी बढ़ा था और अभी भी ये ज़्यादा है। थोड़ा सा जान लेते हैं कि हमारी इकोनॉमी को या आम जीवन को रेपो रेट कैसे अफेक्ट कर सकता है। रेपो रेट वह दर है जिस पर बैंक क्या करता है, आरबीआई बैंकों को आरबीआई कर्ज देता है। मतलब क्या है, आरबीआई जिसका गठन हुआ था 1 अप्रैल 1935 को, ये कहते हैं इसे बैंकों का बैंक,
इतना तो आप सभी लोग जानते हैं। अब इसके अंडर में जितने बैंक हैं सब को नियंत्रित कौन करता है? आरबीआई। अब जब बैंक के पास, आपके पास पैसा नहीं तो आप बैंक के पास जाते हो, बैंक के पास पैसा नहीं है तो बैंक किसके पास जाएगा? आरबीआई के पास जाता है। तो आरबीआई जिस दर पे ऋण देता है बैंकों को उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रेपो रेट। ठीक, और बैंक इसी कर्ज से ग्राहकों को ऋण देता है। ठीक होता है ना, अगर हमने आपसे चीजें 4 रुपए में खरीदी तो हम क्या करेंगे? हमको बेचना है तो हम आपको 6 रुपए 8 रुपए, मतलब जो भी आप जितना प्रॉफिट लेना चाहें उस पर देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए आरबीआई बैंकों को ऋण कितने में दे रही है? 4% पे, और जबकि नॉर्मली जो ऋण देखा जाता है जो हमें पे करना होता है दर, वो 7 to 9% पे रहता है। ठीक है, 7% से ही स्टार्ट होता है। तो रेपो रेट कम होने का मतलब क्या है? कि बैंक से मिलने वाले कई तरह के कर्ज सस्ते हो जाएंगे। अगर ये रेपो रेट बढ़ के 5% हो जाएगा तो बैंक भी महंगा करेगा ना, क्योंकि कमाना तो बैंक को भी है भाई, उसकी जो भी चीजें चल रही है उसको चलाने के लिए कमाना तो पड़ेगा ना। ठीक, तो ये होता है हमारा रेपो रेट। अब रिवर्स रेपो रेट क्या है? रिवर्स, जैसा कि इसके नाम से ही साफ है कि यह रेपो रेट से उल्टा है। वह दर होती है जिस पर बैंकों को उनकी ओर से, अब एक व्यक्ति होता है वो लोन भी लेता है और साथ ही साथ क्या करता है? एफडी भी करता है ना, जिसपे बैंक उसे ब्याज देती है। कभी बैंक ब्याज लेती है तो एफडी पे ब्याज देती है। ठीक है, तो बैंकों की उनकी ओर से आरबीआई में जमा धन पर जो पैसा मिलता है उसे क्या कहते हैं? रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। ठीक, तो अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो होता क्या है कि रिवर्स रेपो रेट बाजारों में नकदी की तरलता को नियंत्रित करने में काम आती है। बाजार में जब भी बहुत ज़्यादा कैश हो जाता है तो आरबीआई रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देता है ताकि बैंक ज़्यादा पैसे कमाने के लिए अपना पैसा उनके पास जमा कर दें और बाजार से क्या हो? नकदी कम हो जाए। ठीक, चलिए अगला है हमारा कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रथम अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया गया? तो पहली बार अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस मनाया गया है 21 मई को 2019 में। बिल संयुक्त राष्ट्र ने कहा बिल पास करके कि ठीक है 21 मई को चाय दिवस। चाय तो फिलहाल हर आम लोग के जीवन में क्या है? बहुत ही नेसेसरी है, हर कोई चाय पीता है। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है कि दुनिया भर में चाय के लंबे इतिहास और गहरे सांस्कृतिक एवं आर्थिक महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना। ठीक है, यह दिवस उन देशों को एक साथ लाता है जहां चाय की खेती रोजगार और आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। जैसे मैंने आपको बताया था कि 2 मई को क्या मनाया जाता है? ट्यूना दिवस। अब क्यों मनाया जाता है? ट्यूना मछली के बारे में लोगों को जागरूक करना, क्योंकि वह कई देशों के आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक, तो यहाँ पे वर्ष 2015 में भारत ने मिलान में खाद्य एवं कृषि संगठन के अंतर सरकारी समूह की बैठक में 21 मई को चाय दिवस घोषित करने का प्रस्ताव रखा था और फाइनली इसे घोषित कर दिया गया है अब चाय दिवस के रूप में। ठीक, कब? 15 दिसंबर 2019 को। देश में 100 से अधिक किस्मों की खपत के साथ भारत चाय के शीर्ष 4 उत्पादकों में शामिल है। चीन, भारत, केन्या, श्रीलंका के लगभग 90 लाख किसान आय के लिए किसका उत्पादन करते हैं? चाय का। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में एस्ले कूपर, ठीक है, का निधन 83 वर्ष की उम्र में हो गया। यह किससे संबंधित थे? तो ये संबंधित थे ग्रैंड स्लैम टेनिस चैंपियन थे। यहाँ पे आप इमेज भी देख सकते हैं। और ग्रैंड स्लैम के बारे में आपको पता है कि हर साल टोटल 4 मैच होते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन ओपन, ठीक है, यूएस ओपन, तो फ्रेंच ओपन। तो ये 4 मैच थे जिनको अगर हम लोग एक साथ मिला दें तो क्या बनता है? ग्रैंड स्लैम बन जाता है। और आपको ये भी पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि ग्रैंड स्लैम को स्थगित कर दिया गया है जो होने वाले थे इस साल। ठीक है, तो ये जो है एस्ले कपूर, ये 8 बार के ग्रैंड स्लैम टेनिस चैंपियनशिप में रह चुके हैं। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं, विंबलडन खिताब धारक है। 1950 के दशक में इन्होंने 4 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब और 4 ग्रैंड स्लैम युगल खिताब के साथ ऑस्ट्रेलियाई पुरुष टेनिस के स्वर्ण युग का ये हिस्सा थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? 15 सितंबर को ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में हुआ था। कब? 1936 में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा कि भारत सरकार ने लॉकडाउन के बीच विदेशों में रहे किन भारतीयों को वीजा नियमों में छूट दिया है?
तो यहाँ पे किन भारतीयों को, तो जिनके पास ओसीआई कार्ड होल्डर हो, मतलब ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, इनको छूट दे दिया है। ठीक, आगे देखते हैं कि कौन सा छूट इनको दिया गया है। तो केंद्र सरकार ने हाल ही में विदेश में फंसे ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड धारकों की कुछ श्रेणियों को देश में आने की अनुमति दे दिया है। ओसीआई कार्ड धारकों को भी वापस भारत लौटने की अनुमति होगी, जिसमें पति अथवा पत्नी में से कोई एक ओसीआई कार्ड धारक है और एक भारत का निवासी है। नाबालिग बच्चों को अपने ओसीआई कार्ड धारक माता पिता के साथ भारत लौटने की इजाज़त होगी। तो आपके लिए यही इंपॉर्टेंट है कि किनको दिया गया है, ओसीआई कार्ड होल्डर्स को। इसको शुरू कब किया गया था, तो 2005 में शुरू किया गया था। ठीक, याद रखिएगा। गृह मंत्रालय ओसीआई को एक ऐसे विदेशी व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है जो जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत का नागरिक था, या उस तारीख पर भारत का नागरिक बनने योग्य था, या 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का हिस्सा बने किसी क्षेत्र से संबंधित था, या ऐसे व्यक्ति का बच्चा या पोता जो अन्य उक्त मानदंडों को पूरा करता हो। ठीक, तो इसके ऊपर एक पूरा लेक्चर ले लिया जाएगा। फिलहाल बहुत से लोगों ने ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है, तो आप ऐप को इंस्टॉल किया करिए। देखिए, इश्यूज़ आते हैं तो इश्यूज़ को रिजॉल्व भी किया जाता है। यहाँ पे क्या है कि आपको सारी चीज़ें ईजिली मिल जाएंगी। जैसे बहुत लोग प्लेलिस्ट पूछते रहते हैं ना, तो आप यहाँ पे वीडियोस वाले सेक्शन में जाइए, जो भी आपको पढ़ना है यहाँ पे आपको सब्जेक्ट वाइज मिल जाएगा, एग्ज़ाम वाइज मिल जाएगा, जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हैं। इसके साथ साथ आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उसका प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है एग्ज़ाम का पैटर्न जानने के लिए। ठीक, तो वो सारी चीज़ें भी आपको मिल जाएंगी। साथ ही साथ नितिन सर के नोट्स भी आपको यहाँ पे इजीली अवेलेबल हैं, और करंट अफेयर के जो 5 फॉर्मेट हैं वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो रेटिंग और रिव्यू जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा कि किस देश ने ओपन स्काई ट्रीटी से अलग होने का ऐलान किया है, जिसके तहत एक देश दूसरे देश की मिलिट्री की हवाई निगरानी की छूट है। मतलब एक देश दूसरे देश का जो निगरानी कर सकता है, ठीक है, जो भी उनके मिलिट्रीज के एक्टिविटीज़ है। तो अभी ये यूएसए ने इससे बाहर निकलने का फैसला लिया है। याद रखिएगा, राइट आंसर क्या होगा हमारा, यूएसए। यह ट्रीटी 24 मार्च 1992 में हेलेंस्की में साइन हुई थी। इसमें कुल 34 देश हैं, जो संधि है ये 2002 से लागू हुई। इसके तहत ट्रीटी में शामिल देश एक दूसरे में प्लेन से मिलिट्री एक्टिविटीज़ की जांच कर सकता है, और ये जो प्लेन होंगे जांच करने के लिए ये बिना वेपन के होंगे, क्योंकि आप जांच करने जा रहे हो। ठीक है, निगरानी सेंसर इसमें लगे रहते हैं, या जांच पड़ताल करता है कि दूसरे देश में क्या हो रहा है। मतलब अगर कभी कोई खतरा हो कि हाँ ऐसा ना हो कि, क्योंकि जितने भी देश होते हैं सब एक दूसरे से सटे हुए होते हैं। ठीक, तो ऐसा ना हो कि यहाँ पे कोई दिक्कत चल रही है या युद्ध की तैयारी चल रही है। ठीक है, और अमेरिका का आरोप क्या लगाया है अमेरिका ने, कि रूस इस ट्रीटी को नहीं मान रहा है। अच्छा, ट्रम्प जब से आए हैं तो बहुत सारे देशों पे बहुत से आरोप लग रहे हैं, चाहे ईरान हो, चाइना हो। ठीक है, तो इन्होंने इवन यूनेस्को से अपने आप को बाहर कर लिया है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से बाहर हो गए हैं अमेरिका। ठीक है, और चूंकि रूस जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा देश है, तो यहाँ पर निगरानी करना आसान भी नहीं है। और इस ट्रीटी से बाहर रहने की दूसरी वजह इन्होंने ये भी बताया कि आजकल के जो सैटेलाइट्स हैं वो इतने कैपेबल हो चुके हैं कि अंतरिक्ष से ही किसी भी देश की मिलिट्री एक्टिविटीज़ की निगरानी की जा सकती है। तो ये इन्होंने वजह बताया है। ठीक, इसके साथ साथ ट्रंप ने अभी हाल ही में WHO की फंडिंग भी रोक दी, ये कह के कि चीन ने ये कोरोना वायरस का मामला छिपाया और WHO ने इस पर सख्ती नहीं बरती, और यही रीज़न है कि आज पूरा देश जो है, पूरा विश्व इस चीज़ को भुगत रहा है। ठीक, अगला है हमारा कि किस राज्य सरकार ने प्रत्येक वर्ष मानसून आने के बाद आने वाले स्वाइन फ्लू या मौसमी इन्फ्लुएंजा का मुकाबला करने के लिए राज्यव्यापी टीकाकरण अभियान स्टार्ट किया है। तो ये किसने स्टार्ट किया है, हरियाणा सरकार ने इसको शुरू किया है। ठीक है, आप सभी को पता है कि जब भी मानसून आता है, जैसे बारिश का मौसम आता है, तो क्या होता है, तरह तरह की बीमारियां फैलती हैं। तो उन सभी से निपटने के लिए अलग अलग राज्य, उनके यहाँ जिस तरह का फ्लू हो उस तरह से निपटने के लिए वो क्या करते हैं, टीकाकरण अभियान चलाते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं इसके बारे में। देखिए,
इस चुनौती को मद्देनज़र रखते हुए कि मतलब कि लोगों को यहाँ पे इन्फ्लुएंजा ना हो या फिर स्वाइन फ्लू ना हो, यहाँ पे हरियाणा सरकार ने 3 स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम चलाए हैं। पहला तो है हमारा कि स्वास्थ्य कर्मियों के लिए H1N1 टीकाकरण अभियान, दूसरा है हमारा राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम के तहत हेपेटाइटिस बी नियंत्रण कार्यक्रम, और राज्य के 21 जिला अस्पतालों में नेत्रदान केंद्र शामिल है। तो काफ़ी अच्छी स्कीम है। ठीक, यहाँ पे जो H1N1 टीकाकरण अभियान है, इसके तहत राज्य भर में लगभग 13,000 स्वास्थ्य कर्मियों को इसके बचाव के लिए टीका लगाया जाएगा। सरकार ने कहा कि ये जो वैक्सीन होती है ये हर साल इसलिए चलाया जाता है क्योंकि ये वैक्सीन 1 साल के लिए काम करती है, तो इस वजह से इसको शुरू किया गया है। अच्छा, हरियाणा सरकार से एक क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट था, मैंने आपको बताया था कि किस मिशन के तहत हरियाणा और जम्मू कश्मीर सरकार ने सभी घरों को नल कनेक्शन देने का ऐलान किया है ताकि उन्हें स्वच्छ जल उपलब्ध हो सके। ठीक है, तो इस मिशन का नाम क्या था? जल जीवन मिशन, जिसकी शुरुआत किया था केंद्र सरकार ने। ठीक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने चीन की कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज से हटाने का बिल पारित किया है? तो ऑफ कोर्स कौन करेगा? सबसे बड़ा राइवल है अमेरिका। अमेरिका ने ऐसा किया है कि अगर यह कानून बिल बन जाता अभी, तो मतलब क्या है कि ये पेश किया गया है, ठीक, प्रस्ताव पेश किया गया है, तो यहाँ पे जो अलीबाबा और बैडू जैसी महत्वपूर्ण कंपनियां हैं उनको अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग होने से रोक सकता है। ठीक, और यहाँ पे जो नया बिल सीनेट द्वारा ऐसे समय पे पारित किया गया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कोरोना वायरस से निपटने के लिए चीन के तरीकों की गहन आलोचना की जा रही है। तो अगर देखा जाए तो इस समय अमेरिका और चाइना के बीच जो तनाव है वो चरम सीमा पे है। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। अगला क्वेश्चन हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 मई को। ठीक, कब मनाया जाता है? 22 मई को। 21 मई को 2 दिवस मनाए जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है और आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। और 22 मई को क्या मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस। और इस बार इसकी थीम क्या है कि हमारे समाधान प्रकृति में है। हालांकि देखा जाए तो ये काफ़ी सही थीम भी है क्योंकि ये चीज़ें होती हैं। और इसको मनाने की शुरुआत कब की गई थी? 20 दिसंबर 2000 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव में इसको प्रस्तावित किया गया था। उसके बाद 1992 में इसको स्वीकार किया गया था कि 22 मई को हर साल अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाएगा। तो चलिए एक बार मई के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं उनको हम लोग फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। पहला हमारा अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, ठीक है, क्या है? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। दूसरा हमारा वर्ल्ड ट्यूना डे। तीसरा हमारा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। पांचवा हमारा विश्व अस्थमा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मिडवाइफ डे, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस। 7 मई को मनाया जाता है सीमा सड़क संगठन दिवस। उसके बाद 8 मई को मनाया जाता है रेड क्रॉस और थैलीसीमिया दिवस। ठीक, 12 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। 17 मई को मनाया जाता है विश्व दूर संचार दिवस और उसके बाद विश्व हाइपरटेंशन डे। 18 को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। 21 को 2 दिवस है आतंकवाद विरोधी और चाय दिवस। 22 को जैव विविधता। 27 को जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि मनाई जाती है और 31 तारीख को विश्व तंबाकू दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला हमारा कि कोविड-19 की वजह से आरबीआई गवर्नर ने जीडीपी ग्रोथ रेट निगेटिव रहने की संभावना जताई है। भारतीय इतिहास में इससे पहले कब जीडीपी ग्रोथ माइनस में गई थी? तो 1979 में गई थी। तो क्या सिर्फ 79 में गई थी? नहीं, उससे पहले भी गई थी, लेकिन हम लोग जो लास्ट टाइम हुआ है उसी को देखते हैं। ठीक है, तो भारत के इतिहास में 41 साल बाद जो जीडीपी ग्रोथ है उसको निगेटिव रहने की संभावना जताई है किसने? आरबीआई के गवर्नर डॉक्टर शक्तिकांत दास ने। ठीक है, इन्होंने कहा है फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में भारत की जीडीपी निगेटिव जाएगी, लेकिन उसके बाद अगर हम लोग अलग अलग देशों का अलग अलग संस्थाओं का अनुमान देखें तो सबने ये कहा है कि एक बार भारत की जीडीपी निगेटिव तो जरूर जाएगी लेकिन बहुत तेजी से बूम करेगी। ठीक, तो यहाँ पे 1979 में हुआ क्या था? उस वक्त ईरान में इस्लामिक क्रांति की वजह से 12 महीने तक ऑयल प्राइस दोगुने हो गए थे और बारिश ना होने की वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को भी काफ़ी नुकसान हुआ था। इसी की वजह से भारत की जीडीपी -5.238% तक निगेटिव
हो गई थी, ठीक है। और इससे पहले 1978 में सरकार ने डीमोनेटाइजेशन भी किया है। आपने देखा भी 500 और 2000 के नोट, 1000 के नोट भी बंद करने के बाद कितना ज़्यादा हमारा इकोनॉमी इम्पैक्ट हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे उस टाइम 1000, 5000 और 10,000 के नोट को वापस ले लिया गया। देख लेते हैं एक बार कि कब कब जीडीपी की ग्रोथ निगेटिव रही है। 1979 में रही है 5.24%, 1972 में 0.55%, 1966 में 0.06%, 1965 में 2.64% निगेटिव रही है। अगर आप लोग बात करें तो कोविड-19 के बाद अभी हम लोगों ने पढ़ा कि निगेटिव किसकी जा चुकी है, तो ये जा चुकी है जापान की, जो कि एक विकसित देश है। तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।